पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के वीडियो 20 से लेके 24 जनवरी 2025 के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं उनके हवाले से और उनमें उनके हवाले से जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं उन पर मुश्तमिल है। और इस पूरे हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल रही, KSE 100 इंडेक्स का क्या रुझान रहा, साथ साथ इंडिविजुअल कंपनीज़ की जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हैं उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस का क्या रुझान रहा उसको भी डिस्कस करेंगे। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये की क्या सूरत हाल रही वो भी इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। और ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स की जो मूवमेंट है वो क्या रही उसका भी अहाता किया जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान की जो फॉरेक्स के रिजर्व्स का जो लेटेस्ट डेटा इस वीक को स्टेट बैंक की तरफ से जारी हुआ उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही होता है कि आपको एज एन इन्वेस्टर जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बाखबर रखा जाए, क्योंकि जितने आप वेल इन्फॉर्म्ड होंगे उतने ही बेहतर और वेल कैलकुलेटेड डिसीजन दे के आप एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स की तरफ जाते हैं और इसमें जो पहली खबर है वो कम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनी एयरलिंक के हवाले से है। और एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जो कि पिछले कुछ अरसे से बड़ी पॉजिटिव ख़बरें दे रही है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, मुख्तलिफ वेंचर्स के हवाले से। इसी बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया गया था कि इसकी जो एक सब्सिडरी है उसने शॉमी के जो टीवी सेट्स हैं उनके हवाले से एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है पाकिस्तान के अंदर। वो इसको बेच रहे होंगे। तो इससे रिलेटेड ही एक और ख़बर है जो कि इन्होंने अनाउंस की है कि एयरलिंक कम्युनिकेशन इंटेंड्स टू एक्वायर इंडस्ट्रियल प्लॉट मेजरिंग 3 acres alongside an acquisition of a 5 acre industrial plot by its wholly owned subsidiary सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो ये वही टेक्नोलॉजी सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड है जो इसकी सब्सिडरी है, जिसने शॉमी के टीवी सेट्स के हवाले से जिसकी खबर हमने शेयर की थी। तो अब एयरलिंक इटसेल्फ 3 एकड़ और इसकी जो ये सब्सिडरी है सेलेक्ट टेक्नोलॉजी वो 5 एकड़ की इंडस्ट्रियल ज़मीन ले रही है। और ये जो ज़मीन ये ख़रीद रहे हैं एयरलिंक और इसकी जो सब्सिडरी वो लोकेटेड है लाहौर में, जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है उसके अंदर। तो ये साबित करता है कि ये कंपनी इटसेल्फ और इसकी जो सब्सिडरी है वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिज़नेस की जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए मेजर इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कर रही है। और ग्रोथ की तरफ ये अपना जो फोकस है उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। अब इन्होंने ये भी मेंशन किया द कंबाइंड वैल्यू ऑफ दीज टू परचेजेज इज 572 मिलियन PKR। तो वी होप के जो इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं, जो फ्यूचर की इनकी जो एक्सपेंशन के हवाले से गोल्स हैं, जो इनकी स्ट्रेटजी है उसके साथ अलाइन करके ये जो भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इससे इनको अपने बिजनेस एक्सपेंशन के अंदर और अपने बिजनेस ग्रोथ के अंदर इन फ्यूचर फ़ायदा होगा। और ओवरऑल इसकी वजह से कंपनी की जो बिजनेस की जो एक्सपेंशन है वो इसके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी मुस्बत तरीके से असरअंदाज होगी। अब जो अगली खबर है वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड OGDC की है। OGDC ने इस हफ्ते के दौरान मल्टीपल अनाउंसमेंट्स की हैं पॉजिटिव साइड के ऊपर। और उसमें जो पहली अनाउंसमेंट है जिसके अंदर इन्होंने एक प्रोडक्शन इन्हेंसमेंट और प्रोडक्शन कमेंसमेंट के हवाले से सेपरेट डिटेल शेयर की हैं। जिसमें जो पहली इनकी अनाउंसमेंट है वो ये है कि पसाखी 7 वेल जो है उसकी जो प्रोडक्शन है उसको इन्होंने इन्हेंस किया है। और फर्दर डिटेल्स इसकी इन्होंने ये दी हैं कि जो हैदराबाद सिंध में ये जो पसाखी 7 वेल है उसकी जो जिसके अंदर इनका 100% स्टेक है उसकी प्रोडक्शन को इन्होंने सक्सेसफुली इन्हेंस कर दिया है। तो डिटेल्स ये हैं कि एज पार्ट ऑफ इट्स ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट OGDCL डिप्लॉयड अ रिग टू रिप्लेस द ट्यूबिंग एंड recomplete the well using an artificial lift system जेट पम्प। तो इन्होंने यहाँ पर एक नई रिग को इंस्टॉल किया है और फर्दर इन्होंने इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से स्टेप्स उठाए हैं। और द कंपनी इंट्रोड्यूस मल्टी फिजियो केमिकल स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी मेकिंग इट्स फर्स्ट यूज़ इन द साउदर्न रीजन। तो ये भी एक ज़बरदस्त इनकी इम्प्रूवमेंट है कि एक नई टेक्नोलॉजी जो साउथ रीजन में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो इन्होंने यूज़ की है मल्टी फिजियो केमिकल स्टिमुलेशन के हवाले से।
These measures have increased the production at Pasakhi Well 7 from 375 barrels per day to 520, an increase of 145 barrels per day. तो ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है, 375 से 520 पे ले गए पर डे जो यहाँ पर इनकी प्रोडक्शन हो रही है। तो इससे पता चलता है कि जो इन्होंने ये अपने स्टेप्स उठाए हैं वो इन द लॉन्गर रन कितना ज़्यादा इनकी प्रोडक्टिविटी और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक मुस्बत असर डालेंगे। अब सेकंड जो इन्होंने इसी अनाउंसमेंट के अंदर खबर दी है वो एक्सप्लोरेटरी वेल जो है चक 2121 उसकी प्रोडक्शन कमेंसमेंट के हवाले से यहाँ से इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो ये जो मारी ईस्ट ब्लॉक है इसमें इनकी फर्स्ट एवर डिस्कवरी है और लोके जो कि रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब में। और यहाँ पर भी OGDC के जो स्टेक हैं या वर्किंग इंटरेस्ट है वो 100% है। और इसके डिटेल्स इन्होंने ये दिए हैं कि फॉलोइंग द लेइंग ऑफ अ 4-inch 14.5 किलोमीटर फ्लो लाइन फ्रॉम द वेल साइट टू मारू वन फैसिलिटी गैस फ्रॉम चक 2121 इज नाउ बीइंग सप्लाइड टू एंग्रो फर्टिलाइजर करंटली 2.0 MMS CFD गैस इज बीइंग सप्लाइड। तो अब ये प्रोडक्शन इन्होंने यहाँ से शुरू की और उसके साथ उन्होंने जो पाइपलाइन है उसको भी ले किया 14.5 किलोमीटर का और ये गैस अब प्रोवाइड की जा रही है एंग्रो फर्टिलाइज़र को। तो ये एक पॉजिटिव खबर है फॉर बोथ एंग्रो फर्टिलाइज़र एज वेल एज OGDC। अब इन्होंने फर्दर कुछ और भी अनाउंसमेंट्स की थी जिसमें इन्होंने प्रोडक्शन इन्हेंसमेंट इन कुन्नर 12 वेल उसकी भी डिटेल्स दी हैं कि ये जो वेल है ये भी हैदराबाद सिंध में है। तो इसके अंदर भी 100% वर्किंग इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स में लिखा है फॉलोइंग अ रीअसेसमेंट ऑफ द वेल्स पोटेंशियल थ्रू प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन OGDCL डिप्लॉयड अ रिग टू रिप्लेस द कन्वेंशनल जेट पंप विद इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल पंप। तो यहाँ पर भी इन्होंने एक नई रिग को इंस्टॉल किया और जो कन्वेंशनल जो लेगेसी जेट पंप है उसको इन्होंने रिप्लेस किया। और इसमें अगर प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज देखें तो 1060 बैरल्स पर डे से बढ़ा के इन्होंने 1820 बैरल यानी कि 760 बैरल पर डे का इंक्रीज किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पसाखी 7 के अंदर इन्हेंसमेंट है ये तो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की इन्हेंसमेंट हो गई है इनकी प्रोडक्शन में इस कुनर 12 वेल से। फिर उन्होंने कुनर 6 वेल के अंदर भी प्रोडक्शन में इन्हेंसमेंट की है और यहाँ पर भी इसकी फर्दर डिटेल्स हैं कि ये जो कुनर 6 वेल है इसके अंदर जो इनकी ऑप्टिमाइजेशन है वो 400 बैरल्स पर डे के हिसाब से हुई है। तो यहाँ पर इनकी डिटेल्स ये हैं कि सीरीज ऑफ rigorous intervention in the lower Guru upper sand combined with recompletion using an artificial lift system have optimized its performance, and now this Kunar 6 well is producing at a rate of 400 barrels per day of oil. तो ये अनदर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की जो हमारी कंपनीज़ हैं वो वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से अपनी खबरें देती रहती हैं। आगे चलकर हम एक और कंपनी के हवाले से भी बात करेंगे कि जिसने अपनी प्रोडक्शन को इन्हेंस किया है। तो ये एक नेक शगुन है एंड पॉजिटिव मूवमेंट है हमारी जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनके हवाले से कि ये ना सिर्फ ये कि अपनी प्रोडक्शन और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रही हैं बल्कि मुल्क की जो तेल और गैस की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के अंदर भी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं। अब जो अगली खबर है वो आल्टर्न एनर्जी लिमिटेड के हवाले से है। पहले भी इसकी खबर हमने आपके साथ शेयर की थी जो इसकी एक सब्सिडरी है उसके हवाले से। जिस तरह गवर्नमेंट ने बहुत सारी IPPs के साथ जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो प्रीमेच्योरली या अर्ली टर्मिनेशन की तरफ लेके गए हैं। तो उस सिलसिले में जो एक सब्सिडरी है इनकी रोश पाकिस्तान लिमिटेड RPPL, तो उसके साथ भी इसी तरह की नेगोशिएशन हुई थी। तो अब ये इन्होंने अनाउंस किया है कि एज़ पर टर्म्स ऑफ इट्स नेगोशिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट जो रोश पावर लिमिटेड है इट हैज़ टर्मिनेटेड इट्स पावर परचेजिंग एग्रीमेंट एंड entered into with the central power purchasing agency। तो इनका ये जो एग्रीमेंट था वो अब फॉर्मली टर्मिनेट हो गया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इनको जो भी ड्यूज़ थे इस हवाले से वो मिल गए हैं। और यहाँ पर आप यहाँ मेंशन किया इन्होंने एक्सप्लिसिटली कि एज पर टर्म्स ऑफ द NSA RPPL हैज़ रिसीव्ड ऑल द अग्रीड अमाउंट फ्रॉम जो CPP है उससे एंड हैज़ हैंडेड ओवर द कॉम्प्लेक्स टू द डेजिग्नेटेड एंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेमली नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। तो अब इसमें मुस्बत ख़बर ये है कि जो भी हमारी IPPs हैं जिनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट किए गए हैं
तो अब इस कंपनी ने जिस तरह अनाउंस किया है कि जो भी लीगल टर्म्स थी उसके मुताबिक बायनी इनको जो भी उसके इनके ड्यूज़ थे वो मिल गए हैं। तो दैट शोज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एज़ वेल, व्हिच मीन्स के जो बाकी कंपनीज़ भी हैं जिनके साथ जो एग्रीमेंट्स टर्मिनेट किए गए हैं, तो उनके भी काफ़ी सारे ड्यूज़ हैं जो कि वाजिबुल अदा हैं। तो अब होपफुली वो सारे इसी तरह स्मूथली टर्मिनेट होंगे और इन कंपनीज़ को उनके जो भी ड्यूज़ है वो मिल जाएँगे। तो अब एज़ एन इन्वेस्टर फिर ये है कि मुमकिना तौर पर जब इन कंपनीज़ को एक बड़ी लमसम अमाउंट मिलेगी, तो वी कैन एक्सपेक्ट के उसमें से कुछ शेयर इनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी डिविडेंड की मद में मिल सकता है। अब इसके बाद जो अगली खबर है वो मारी के हवाले से है, जो कि पहले मारी पेट्रोलियम थी, अब उसका नाम चेंज होकर मारी एनर्जीज़ लिमिटेड हो गया है। तो इस कंपनी ने 2 खबरें इस वीक अनाउंस की हैं। इसमें जो पहली खबर है वो जो कोहे सुल्तान माइनिंग कंपनी है, उसके अंदर जो 5% इन्होंने इंटरेस्ट लिया है उस हवाले से है। और डिटेल ये है कि वी आर प्लीज़ टू अनाउंस दैट मारी मिनरल्स लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है, होली ओन्ड सब्सिडरी है मारी एनर्जीज़ की, has entered into a definite agreement subject to the regulatory approvals to acquire 5% interest in Kohe Sultan Mining Company Private Limited KMCL फ्रॉम सियाको माइनिंग डेवलपमेंट लिमिटेड। तो माइनिंग के अंदर मारी की जो सब्सिडरी है मारी मिनरल्स, वो बड़े सिग्निफिकेंटली और बड़े तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। और ये एक मेजर डेवलपमेंट है इस हवाले से कि ये कंपनी जो दीगर इस सेक्टर की कंपनीज है उसके अंदर भी अपना जो इंटरेस्ट है या जो अपना शेयर है उसको बढ़ाने के लिए सीरियस एफर्ट्स कर रही है। और उसी सिलसिले में ये जो कोहे सुल्तान माइनिंग कंपनी है इसके अंदर भी इन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है वो 5% तक ले गए हैं। और डिटेल्स भी इन्होंने फर्दर लिखी हैं कि जो ये कोहे सुल्तान माइनिंग कंपनी लिमिटेड है, इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टू कंपनीज एसएमडी एंड एमसीसी टोंगसन रिसोर्सेज लिमिटेड, and it's managing which is managing the Siadik copper project in चागी बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं और उसमें जो माइनिंग का एक बड़ा स्कोप मौजूद है उस एरिया के अंदर, तो उस स्कोप को यूटिलाइज करने के लिए और या उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए ये कंपनी सीरियस एफर्ट्स कर रही है। एंड वी होप कि ये जो कॉपर का प्रोजेक्ट है चागी में, इसके अंदर जब इनका वर्किंग इंटरेस्ट 5% पे गया है, तो this will result into further major developments in future as well. इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया कि दिस एक्विजिशन अलाइंस विद आवर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, मेकिंग अ की स्टेप इन मारी एनर्जीज ब्रॉडर एफर्ट्स टू डाइवर्सिफाई into near core sectors and contribute towards the enhancement of the growth and sustainability of Pakistan mineral sector. तो ये एक जो इनकी डाइवर्सिफिकेशन है और जो फर्दर इनकी ग्रोथ है, जो इनका जो कोर सेक्टर है उसके साथ नियर कोर सेक्टर्स यानी कि उससे मिलते जुलते जो सेक्टर्स हैं उसमें, तो वो उस हवाले से जो इनकी स्ट्रेटजीज़ हैं उसके साथ ये जो स्टेप है वो अलाइन कर रहा है। अब मारी ने एक और ख़बर दी है, आपने देखा होगा कि इस हफ़्ते मारी के शेयर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आया था। तो एक सोशल मीडिया और जो डिफरेंट फोरम्स हैं उसके ऊपर एक नेगेटिव ख़बर भी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी कि शायद जो इनका मारी एनर्जीज़ का जो ढरकी प्लांट है उसमें कोई ब्रेकआउट आया है। लेकिन इन्होंने फिर उसका रिबटल जारी किया और बताया कि ये कम्प्लीटली फ़ाल्स है और इस तरह कोई इंसिडेंट वहाँ पर नहीं हुआ। और इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो अपने जो भी प्लांट्स है उसके अंदर जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स की जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन कर रहे हैं, और दैट मीन्स कि इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो वो ऑफिशियली उसको अनाउंस करते हैं। तो बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होती हैं दोज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, और उन्हीं के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। और जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस हैं उनको भी हमें र्यूमर्स के ऊपर या सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा या किसी भी तरह की इस तरह की फ़ाल्स खबरों के ऊपर बेस नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद एक और ख़बर है अगेन फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन सेक्टर, पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, और ये भी एक बड़ी पॉजिटिव ख़बर है इनकी। इनका जो शहदाद X1 जो ब्लॉक है जो गम्बट साउथ ब्लॉक में, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी इनको जो पानी के हवाले से जो वाटर जो लीकेज था यहाँ पे काइंड ऑफ, तो उस हवाले से अब इन्होंने वाटर शट ऑफ एग्जीक्यूशन को सक्सेसफुली कर लिया है, जिसकी इन्होंने टेक्निकल डिटेल भी यहाँ पर मेंशन की है कि वी आर प्लीज टू डिस्क्लोज द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ वाटर शट ऑफ ऑपरेशन एट शहदाद X1 इन द गम्बट साउथ ब्लॉक।
This intervention has substantially enhanced gas production, increasing the flow rate from 2.2 to 8.4 MMSD SCFT। तो ये तकरीबन 4 गुना आप कह सकते हैं कि इनकी जो प्रोडक्शन है गैस की वो यहाँ पे बढ़ी है, क्योंकि ये जो वाटर जो शट ऑफ है उसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑब्वियसली बढ़नी थी। तो इसके इन्होंने डिटेल्स भी मेंशन किए हैं कि यहाँ पर जो गैस वेल है जो कि 2012 में ड्रिल किया गया था और 2015 से ऑपरेशनल है, और ओरिजिनली यहाँ पे 26 MMSCFT की गैस प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन 2024 से इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था ड्यू टू द सीवियर वाटर प्रोडक्शन, जिसको कंफर्म किया गया था बाय प्रोडक्शन लॉगिंग टूल PLT सर्वे इन अगस्त 2024। तो अब ये जो वाटर प्रोडक्शन वहाँ पे आ गई थी, मींस के जो एक्चुअली वहाँ पे गैस प्रोड्यूस होनी थी, लेकिन वहाँ पर जो पानी की प्रोडक्शन शुरू हो गई थी, तो वो जो मिक्सअप हो रहा था तो वो एक मैस क्रिएट कर रहा था। तो इसके लिए इन्होंने फिर कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए, कुछ टेक्निकल इन्होंने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स की, विच रिजल्टेड इनटू दिस अगेन अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो इन्होंने कोलैबोरेट किया विद द कॉइल्ड ट्यूबिंग सर्विस प्रोवाइडर टू डेवलप अ टारगेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पर इन्होंने सारी जो उसकी फिजिबिलिटी है उसको स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने एसिड सोल्यूबल सीमेंट, यानी कि जो नॉर्मल सीमेंट है वो तो वहाँ पर काम नहीं कर सकता था, लेकिन एसिड सोल्यूबल सीमेंट उन्होंने यूज़ किया फॉर आइसोलेटिंग द वाटर प्रोड्यूसिंग जोन्स। तो उस पर वो कामयाब हुए। फर्दर डिटेल भी यहाँ पर आप इस जो अनाउंसमेंट है उसमें पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ मिसलेनियस खबरों को देख लेते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड के हवाले से। ये वो कंपनी है जो करेंसी नोट और दीगर जो सिक्योरिटी के हवाले से डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जो प्रिंटिंग है वो करती है। तो अब इन्होंने अनाउंस किया है कि चूँकि स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोट का जो डिज़ाइन है वो जारी किया है, और वो प्रिंट करने के लिए जो उनकी एग्जिस्टिंग जो प्लांट है उसकी वो कैपेसिटी है, वो जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसके हवाले से इनको ज़रूरत थी कि वो अपने प्लांट को अपग्रेड करें, तभी वो इस काबिल हो सकते हैं कि वो ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। तो इस हवाले से इन्होंने एक इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने अपग्रेडेशन का जो प्लान है वो जारी किया है, उसको अप्रूव किया है, और 18 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें ये फिर जो भी नए करेंसी नोट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के काबिल हो जाएंगे अपने प्लांट की अपग्रेडेशन के साथ। अब जो दूसरी खबर है वो बड़ी पॉजिटिव है, अगेन विद द एंटिसिपेशन ऑफ अनदर कट इन द इंटरेस्ट रेट। मंडे को यानी कि 27 जनवरी को स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका के हवाले से जो अनाउंसमेंट है वो होगी, और बहुत सारे एनालिस्ट और मुमकिन तौर पर ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि मुमकिन तौर पे यहाँ पर अगेन 100 to 150 बेसिस पॉइंट तक रेट कट हो सकता है। तो that means के another 1 to 1.5% we can expect a decline into the interest rate। और अगर ऐसा होता है तो ये एक और जो कंजेकेटिव मल्टीपल जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स के अंदर रेट कट हुआ है, 22 से लेके 13 पे आ गया है। तो इसमें अगर मज़ीद कमी आती है तो दिस विल बी अ गुड ओमेन, और इससे जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा। साथ साथ ये इस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करेगा कि इकानमी इज़ इन द राइट डायरेक्शन और इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल, और वी होप के सून वी विल बी एबल टू सी दिस इंटरेस्ट रेट इन द सिंगल डिजिट। अब जो अगली खबर है वो भी पॉजिटिव है सीमेंट सेक्टर के हवाले से, और जो डेटा जारी हुआ है उसके मुताबिक जो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसमें पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में 23.2% एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है हमारे सीमेंट सेक्टर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी, और ये बड़ी हौसला अफजा चीज़ है। और लोकल मार्केट के अंदर भी वी आर एक्सपेक्टिंग के इन नियर फ्यूचर, चूँकि इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहे हैं, और मुमकिन तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से भी जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है उसके हवाले से, उसके उसमें जो टैक्सेशन है उसके हवाले से कुछ ईज़ आउट के चांसेस हैं। तो उस सूरत में लोकली भी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है अगर वो फलती फूलती है या उसमें कुछ एक जो जमूद आया हुआ है वो टूटता है और कुछ यहाँ पर आपको हसन बसल नज़र आती है, तो इन दैट केस सीमेंट सेक्टर के अंदर भी एक और पॉजिटिव जंप आप देख सकते हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज है सीमेंट सेक्टर की, तो उसमें भी एक बुलिश ट्रेंड इन फ्यूचर नज़र आ सकता है। आगे चलते हैं और अब हम रिजर्व्स की सूरत हाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट नंबर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारे रिजर्व्स के नंबर्स हैं वो नीचे आ रहे हैं,
और अब जो लेटेस्ट नंबर जारी हुए हैं 17 जनवरी के, उसमें जो हमारे रिजर्व्स हैं वो 16.19 बिलियन पे रह गए हैं, विच इज़ क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स के जो रिजर्व्स हैं। तो इस हवाले से बहरहाल कुछ मुस्बत ख़बरें भी हैं, जिसमें एक तो ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो गल्फ़ रीजन के 2 बैंक्स हैं, ऑल्दो कि वहाँ पर कोई डिटेल्स मेंशन नहीं है, लेकिन 2 बैंक्स के साथ इनकी कुछ नेगोशिएशंस पाया तकमील तक पहुँची हैं, जिसमें वहाँ से इनको $1 बिलियन मिलेगा, आई थिंक 6 टू 7% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो बहरहाल इस वक्त फरवरी में रिव्यू भी होगा विद IMF, तो उससे पहले इस तरह की फाइनेंसिंग को अचीव करना ज़रूरी होगा, और जो हमारे टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए और रिज़र्व्स की सूरत हाल को मुस्तहकम रखने के लिए और एक स्मूथर रिव्यू अचीव करने के लिए विद IMF, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो वी होप कि जो हमारे रिज़र्व्स के अंदर ये इस वक्त डिक्लाइन आ रहा है, बावजूद इसके कि करंट अकाउंट के हवाले से एक्सपोर्ट्स के जो नंबर हैं, रेमिटेंसेस के जो नंबर हैं, उस हवाले से मुस्बत ख़बरें आ रही हैं और मुस्बत नंबर आ रहे हैं, लेकिन इन दैट केस आल्सो जो हमारे रिजर्व्स हैं उसका गिरना इस चीज़ की गमाजी कर रहा है कि जो हमारी प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें करनी पड़ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बहरहाल अभी रिसेंट पास्ट में UAE ने भी हमारा लोन जो है कुछ वो रोल ओवर किया फॉर अनदर 1 ईयर, तो उसकी वजह से एक बड़ा जो मुमकिन तौर पे ड्रॉप आना था उससे तो बहरहाल हम बच गए हैं। लेकिन इन द लॉन्गर रन अगर देखा जाए तो IMF का जो रिव्यू है जो फरवरी में होना है, उसका स्मूथली आगे हो जाना, और उसके बाद साथ साथ मुमकिन तौर पे जो मिडल ईस्ट के जो बैंक से हमें लोन लेने की तवक्को है, उसका आना ये बड़ा ज़रूरी होगा, ताकि हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो ज़्यादा नीचे ना जाए। अब हम USD टू PKR को अगर देखें तो इस हफ्ते के दौरान आप देख सकते हैं कि 20, 21, 22 तीनों दिन रुपया गिरावट का शिकार रहा और 278 रुपये 85 पैसे पे गया। लेकिन फिर थर्सडे को रुपए की कदर में कुछ बेहतरी आई, 278 रुपये 72 पैसे, और फिर आज यानी फ्राइडे को 278 रुपये 75 पैसे पे क्लोजिंग हुई। तो बहरहाल पिछले कुछ अरसे से आप देखें तो यहाँ पर आप 24 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक का ग्राफ देख रहे हैं, तो 24 दिसंबर को जो वैल्यू थी रुपए के की डॉलर के मुकाबले में, वो थी 278 रुपये 47 पैसे, और ओवरऑल जो इस पूरे महीने के दौरान जो सबसे बेहतर नंबर रहा वो था 278 रुपये 37 पैसे। तो हाल तो कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं आया रुपए की वैल्यू में, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि पिछले कुछ अरसे से यूँ लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो एक स्मार्ट क्रॉलिंग है डॉलर की अगेंस्ट PKR वो जारी है। तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि मुमकिन तौर पे आने वाले कुछ महीनों में शायद डॉलर की जो कीमत है वो 280 क्रॉस कर जाए। बहरहाल 278-79 के आसपास जो हवर अराउंड हो रहा है ये तो कोई इतना अलार्मिंग नहीं है, लेकिन अगर प्राइस ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हो जाती है डॉलर की, तो देन दिस विल बी अ नेगेटिव साइन, और इस सूरत में जो हमारा एक्सपोर्ट बिल है उसके हवाले से भी प्रॉब्लम्स होंगी, और ओवरऑल जो हमारे बिजनेसेस हैं, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में हम रॉ मटेरियल या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें नेगेटिवली असरअंदाज होंगी, ख़ासतौर पे ऑयल की प्राइसेस को लेके। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसकी पर बैरल प्राइस का क्या रुझान रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले 15 तारीख को जो प्राइस है पर बैरल वो 82 को भी क्रॉस कर गई थी। तो दिस वाज अ नेगेटिव साइन, और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को लेके कि वो रशिया के हवाले से क्या पॉलिसी अपनाते हैं, और मिडल ईस्ट का जो क्राइसिस उससे पहले चल रहा था, इन सारी चीज़ों को लेके, और ऑयल की जो सप्लाई एंड डिमांड है उसको लेके यूँ लग रहा था कि शायद प्राइसेस मज़ीद ऊपर जा सकती हैं। लेकिन उसके बाद बहरहाल कुछ ईज़ आउट होना शुरू हुआ है, और इस वक्त जो पर बैरल प्राइस है वो 78.23 पे है। स्टिल इट्स हायर देन व्हाट वी एक्चुअली वांट, क्योंकि पाकिस्तान के जो इंपोर्ट बिल है उसके हिसाब से देखा जाए, और जो हमारी ओवरऑल जितनी कंजम्पशन है ऑयल की और जितनी ऑयल प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं उस हिसाब से देखा जाए, तो if it remains 75 or less then it's more beneficial for us, लेकिन again anything that remains under 80 will be still manageable, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन इन फ्यूचर अब जो नई US गवर्नमेंट है वो रशिया के हवाले से क्या पॉलिसीज़ लेके आती है, क्योंकि मुमकिन तौर पे मज़ीद उनके साथ जो उनकी जो टेंशन है वो बढ़ सकती है। तो इन दैट केस अगर ये कोई फर्दर इस तरह के स्टेप्स उठाते हैं,
तो फिर ऑयल की प्राइसेस के ऊपर भी उसका नेगेटिव असर आ सकता है। लेकिन मिडल ईस्ट की बात की जाए तो जो सीज़ फायर हुआ है और जो मुज़ाकरात की कामयाबी हुई है पैलेस्टाइन को लेके, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है, जिससे क्योंकि मिडल ईस्ट में जितना ज़्यादा ठहराव आएगा मामलात के अंदर, जितना ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी, तो उसका एक अच्छा असर पड़ता है ऑयल की प्राइस को लेके, और ऑयल की जो सप्लाई है वो भी मुस्तहकम रहती है। अब इसके बाद हम लास्ट में देख लेते हैं कि KSE 100 इंडेक्स की क्या सूरत हाल रही इस पूरे हफ्ते के दौरान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस हफ्ते में जो पहला दिन था 20th को, एक डॉजी कैंडल हमें वहाँ पे देखने को मिली काइंड ऑफ। फिर 21 और 22 को भी हमें जो है ना वो नेगेटिव कैंडल्स देखने को मिली, जो बियरिश मोमेंटम है वो देखने को मिला, और मार्केट मुसलसल नीचे आ रही थी। लेकिन 23 को और 24 को दोबारा से एक हमें पॉजिटिविटी नज़र आई। आल्दो कि ये पॉजिटिविटी अगर आप यहाँ पर देखें तो फ्राइडे को सेलिंग प्रेशर फिर से हमें देखने को मिला। आल्दो की क्लोजिंग तो पॉजिटिव हुई, लेकिन स्टिल जो मार्केट जितना ऊपर गई थी वो उसको सस्टेन नहीं कर सकी, और जो क्लोजिंग हुई वो वापस जाके आप देख सकते हैं 1,14,80 पे हुई। लेकिन स्टिल इट इज़ पॉजिटिव इन द सेंस के वॉल्यूम्स कुछ बेहतर रहे इस हफ्ते के दौरान। और अब साथ साथ ये भी है कि बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट भी ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी है। बहुत सी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स भी प्लान हो चुकी हैं। तो अब आने वाले हफ्ते में और आने वाले महीने के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से मुमकिन तौर पे अच्छे डिविडेंड्स भी अनाउंस हो सकते हैं, तो वो भी एक हसल एंड बसल और मोमेंटम को क्रिएट कर सकती है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर है। इन द लॉन्गर पर्सपेक्टिव आप देखें तो अभी भी इसको मैं बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूशन ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक ट्रेंड शुरू हुआ था मुसलसल एक पॉजिटिव मोमेंटम का, वो अभी भी जारी और सारी है। थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट ज़रूर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये स्टिल डिक्लाइन की तरफ नहीं गई। यहाँ पर आप देखें तो वी आर स्टिल ऑन अ सेफर साइड, और मुमकिन तौर पे आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, अगर कोई बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आती, IMF के साथ मामला भी अगर बखैर खूबी आगे चल पड़ते हैं, तो उस सूरत में स्टॉक मार्केट के अंदर अभी भी बहुत सी गुंजाइश मौजूद है कि ये मज़ीद ऊपर जा सकती है, और आपको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ भी जहाँ प्रोवाइड हो रही हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक अच्छा गेन भी मिल सकता है। बहरहाल स्टॉक मार्केट में ये अप्स एंड डाउन्स तो इस मार्केट का खासा है, इसकी खूबी होते हैं। और जो इन्वेस्टर होते हैं, ख़ासतौर पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन वक्ती अप्स एंड डाउन्स की वजह से कभी भी पैनिक का शिकार नहीं होते। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।